हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे होंगे बाल भी खड़े हो गए हैं, नहा के आए हैं आज इसलिए खड़े हो गए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं आप लोगों के रिवीजन क्लासेस में आऊंगा और जो ऑर्गेनिक के बचे हुए चार्ट है वो मैं आप लोगों को एक दो दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि छुट्टी है आज तो कोई ऑपरेटर यहां पर टाइप करने के लिए आया नहीं है, तो इसी वजह से आज वो टाइप हो नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही एक दो दिन में मैं आप लोगों को अलग से एक पीडीएफ और आपको नोटिस में डलवा दूंगा कि ये चार्ट वहां पर बच्चों को प्रोवाइड करवा दीजिए। अब पीवाईक्यू, इसके पीवाईक्यू थ्योरेटिकल पीवाईक्यू है ना, इसके पीवाईक्यू आप लोगों के पास थ्योरेटिकल पीवाईक्यू हैं, तो इनको कराने से पहले मैं आप लोगों को एक रफ चार्ट वापस से अब बना देना चाहता हूं कि आखिर अब आप लोगों को जेई के लिए क्या क्या चैप्टर आपको, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है हमारे पास, है ना। ये तो आधे घंटे में डिस्कस हो जाएंगे सारे पीवाईक्यू, थ्योरेटिकल पीवाईक्यू है, इससे कोई टेंशन नहीं है। अब शॉर्ट टाइम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आखिर कैसे कैसे हम लोगों को यहां पर जेई की मेंस की, अगर आप लोगों को मैं बात करूं, मैं अभी एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को मेंस की बात कर लूं कि कैसे आप लोगों को यहां पर रिवीजन फटाफट से करना है। तो पहले ध्यान से समझ लो, यहां पर मैं तीनों केमिस्ट्री का आप लोगों को बता देता हूं कि फाइनल आप लोगों को क्विक रिवीजन किस तरीके से करना है, और उसके बाद आप लोग यहां पर कर लीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों से यहां पर बात करना चाह रहा हूं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की, जरा समझना। मैं सबसे पहले आप लोगों के पास बात करूंगा बेटा किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की यहां पर बात करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा यहां पर किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और उसके बाद मैं आप लोगों से यहां पर बात करने जा रहा हूं बेटा किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करने जा रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरा आप देखो कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों के पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के पास यहां पर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के पास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लाल आप लोगों के पास ये चैप्टर रहने वाला है। सबसे मतलब सबसे ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगर ये चैप्टर आ गया तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास यहां पर आ जाएंगे। मैं आप लोगों को 99 परसेंटाइल आप कहां तक कैसे पहुंच सकते हो उसका रास्ता बता रहा हूं। सबसे पहले मोल कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा चैप्टर जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए वो है बेटा आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरा चैप्टर आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम चौथा चैप्टर आना चाहिए बेटा आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स। और पांचवा चैप्टर आप लोगों को पास आना चाहिए बेटा यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर आप लोगों के पास इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक और चैप्टर लेना चाहो, है ना, एक और दो, तो यहां पर रेडॉक्स है, और 7वें नंबर पर डाल देना गैसियस स्टेट। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इससे चांस है, इससे आप लोगों के पास चांस है ज्यादा क्वेश्चन आने के। चांस है बेटा कि ज्यादा क्वेश्चन यहां से आप लोगों के पास आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में ये 7 चैप्टर आप लोगों के पास बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा, है ना, ज्यादा ध्यान इन चैप्टर पर देना है आप लोगों को।
ज्यादा ध्यान आप लोगों को इन चैप्टर पर यहां पर देना है, परंतु इसका मतलब कतई नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप लोग बाकी के चैप्टर यहां पर छोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग यहां पर बाकी के चैप्टर छोड़ दोगे, बाकी के चैप्टर भी बेटा आप लोगों को यहां पर करने हैं। क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, बाकी के चैप्टर भी आप लोगों को करने हैं, सुन लेना मेरी बात, बाकी के चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान इन पर देना है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान किस पर देना है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले समावयवता, समावयवता। सर सेकंड पॉइंट हम लोगों को देना है सर जीओसी और रिएक्शंस। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और जितना भी रिएक्शन वाला पार्ट है, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं बेटा आप लोगों के पास, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, उनको आप कैसे याद करोगे? चार्ट फॉर्म बना बनाकर। मैकेनिज्म याद मत करना, चार्ट फॉर्म करनी है, नेम रिएक्शन करनी है, ऑर्गेनिक के टेस्ट करने हैं, ऑर्गेनिक के टेस्ट करने हैं, और ये सारी की सारी, ये जितने भी आप लोगों के पास यहां पर पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन हमेशा मिक्स होकर आएगी। हमेशा मिक्स होकर आएगी बेटा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप लोगों के पास हमेशा कैसे आएगी मेरे बच्चे? हमेशा ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप लोगों के पास मिक्स होकर आएगी, कभी भी अलग अलग नहीं आएगी। हाइड्रोकार्बन की मिक्स होगी अल्कोहल के साथ, अल्कोहल की मिक्स होगी नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की मिक्स होगी वहां पर एल्डिहाइड कीटोन के साथ, यानी हमेशा रिएक्शन आप लोगों के पास मिक्स होकर आएगी। और चौथा जो आप लोगों के पास चैप्टर जा सकता है, वो चौथा चैप्टर है आप लोगों के पास बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। और ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, इसमें केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, केवल एनसीईआरटी पढ़ो अगर जेई मेंस निकालना है तो। बल्कि मैं तो कहता हूं एडवांस में भी आजकल आप लोगों के पास एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को मेंस निकालना है तो आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा बेटा? एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी। यहां पर आप लोगों के नोट्स ध्यान में रखने हैं आप लोगों को। पढ़ाने को तो मैं इतनी पढ़ा सकता था रिएक्शन की, साल भर भी आप रिएक्शन पढ़ते रहते तो भी खत्म नहीं होती। कहने का मतलब है कि यहां पर समावयवता और जीओसी के केस में तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखने हैं? कॉपी में जो नोट्स लिखाए गए हैं वो मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा डेप्थ से कराया गया आप लोगों को बेसिक क्लियर। और अगर मैं यहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करूं तो यहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप लोगों को एनसीईआरटी का ध्यान रखना है, ओनली किसका ध्यान रखना है बेटा? एनसीईआरटी का ध्यान यहां पर रखना है। वहीं अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मेरे लालाओं आप लोगों से, किसकी बात कर रहा हूं सर मैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप लोगों से बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप लोगों को ध्यान रखनी है चीज, वो ध्यान रखनी है आप लोगों को अपवाद। अपवाद जितने भी हैं वो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। अपवाद जितने के ही जितने हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो अपवाद आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल के हैं, चाहे वो अपवाद आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल के हैं, चाहे वो अपवाद आप लोगों के पास केमिकल बॉन्ड के हैं, चाहे वो अपवाद आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल के हैं, चाहे वो अपवाद आप लोगों के पास किसके हैं बेटा? केमिकल बॉन्डिंग के हैं। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी ही रखनी है। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा आप लोगों के पास है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा कौन सा आप लोगों के पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है तो हम लोगों को सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं और सेलेक्ट हो जाना है बेटा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये बताया है, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, आराम से आप लोगों के 98 से 99 परसेंटाइल यहां पर बनेंगे। अब सवाल आता है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। यहां पर ओनली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो,
यहां पर ओनली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे प्रैक्टिस करनी है? सर सिक्वेंसल रिएक्शन की प्रैक्टिस करो। यहां पर ओनली न्यूमेरिकल करने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली सिक्वेंसल करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां केवल और केवल आपका ध्यान किस पर होना चाहिए बेटा? अपवाद पर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स जो आप लोगों को नहीं आते हैं, जो आपको आते हैं, उसका एक चार्ट बना लो और उस चार्ट को बेटा टेबल पर लगा लेना है आप लोगों को। बोलो बोलो यार, यस। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को यहां पर ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को एक बनाकर दे दिया है। चलो अब फटाफट से मैं आप लोगों का बिना समय बर्बाद किए हुए यहां पर पीवाईक्यू को डिस्कस करा देता हूं। ये जेई 2003 का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है? निम्न दो अमीनो अम्ल लाइसिन और ग्लूटामीन, स्ट्रक्चर दे रखी है बेटा आप लोगों को, लाइसिन और ग्लूटामीन यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड आप लोगों के पास बनाता है। तो संभव डाइपेप्टाइड क्या है? ये आप लोगों के पास लाइसिन हो गया है और ये आप लोगों के पास ग्लूटामीन हो गया है। तो यहां पर आप लोगों को जो डाइपेप्टाइड बनाना था वो बताना था। जेई 2003 का क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां पर आप लोगों से डाइपेप्टाइड की बात करूं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड की बात करूं, तो सर डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्या रहता है आप लोगों के पास, क्या नहीं रहता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। डाइपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है दो अमीनो एसिड्स, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हुए, दो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हुए जुड़ जाना, दो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हुए जुड़ जाना क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास? डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। या डाइपेप्टाइड का निर्माण करता है, बस ये आप लोगों के पास है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है जरा देखो। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा देखो। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण आप लोगों के पास कैसे होगा देखो। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा बेटा कि एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप प्लस दूसरे अमीनो एसिड का COOH ग्रुप। एक अमीनो एसिड का तो कौन सा रहेगा बेटा? NH2 ग्रुप रहेगा और दूसरे अमीनो एसिड का यहां पर कौन सा ग्रुप रहेगा? COOH ग्रुप यहां पर रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से NH2, यहां NH2 ऐसे बनाता हूं मैं नीचे की तरफ, NH2 COOH, यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? COOH। और अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से OH, NH2 COOH, तो यहां से क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? यहां से H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा,
यहां से H2 आप लोगों के पास निकल जाएगा, और जैसे ही H2 निकल गया तो कैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, देखो। ये COOH यहां पर आ जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास COOH आ जाएगा। तो जो डाइपेप्टाइड बनेगा वो ये बनेगा आप लोगों के पास, ये डाइपेप्टाइड बनना था बेटा वहां पर। क्लियर है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये आप लोगों के पास, है ना। ये आप लोगों के पास कौन सा क्वेश्चन था? सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास आया गया था। ठीक है, चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन जेई 2004 का क्वेश्चन है। यहां पर जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर यहां पर क्या जा सकता है। जेई 2004 का क्वेश्चन है बेटा, धनात्मक टॉलेंट परीक्षण की यहां पर बात हो रही है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टॉलेंट रिएजेंट होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि आप लोगों के पास जो टॉलेंट रिएजेंट होता है, वो टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है? वो होता है बेटा आप लोगों के पास Ag2O या फिर AgNH3 प्लस OH माइनस। इस प्रकार से आप लोगों के पास होता है। इस प्रकार से बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या होता है? टॉलेंट रिएजेंट होता है। और याद करो मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था? मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था कि एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन, अपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा, अपचाई शर्करा, और यहां पर अनअपचाई शर्करा। ये है पॉइंट, जरा समझने की कोशिश कीजिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इन सब की रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट टीआर, 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 इन सब की रिएक्शन अगर मैं आप लोगों से किसके साथ कराता हूं बेटा? टॉलेंट रिएजेंट के साथ कराता हूं। देखिए यहां पर टॉलेंट रिएजेंट के साथ कराता हूं तो कौन सी रिएक्शन? देखो ये तो दे देगा आप लोगों के पास रिएक्शन, दे देगा, ये भी दे देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये नहीं देगा। तो अब ग्लूकोज और सुक्रोज, जो सुक्रोज आप लोगों के पास होती है ना, ये अनअपचाई है, अनअपचाई, अनअपचाई शर्करा है। सर यहां पर ये कीटोन आ गया, ये गलत, ये गलत। सर यहां पर ये आप लोगों के पास अनअपचाई आ गया, तो ये गलत। तो चार में से तीन ऑप्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। और आप सभी को पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेटा कैसी होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, अपचायक शुगर होती हैं। इसलिए जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, डी ग्लूकोज पायरेनोज के दोनों रूपों को क्या कहा जाता है? याद करो जरा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कैसा था? देखिए यहां पर
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये था। एच, ओ एच, ओ एच, 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 ओ एच, एच, ओ एच, सी एच टू ओ एच। यह आप लोगों के पास क्या था बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज था। यह आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज था, बोलो ना यार, यस। और बीटा डी ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मतलब बेसिकली क्या हो रहा था कि ये 5वें नंबर का जो ऑक्सीजन था वो हमारे पास यहां पर दान कर रहा था। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों के पास बन रहा था, कुछ ऐसा सीन आप लोगों के पास बन रहा था। कैसा सीन था? सी, ये यहां पर आप लोगों के पास, यहां पर एच, यहां पर आप लोगों के पास, सॉरी, यहां पर ओ एच था, यहां पर आप लोगों के पास क्या था? एच था। यह आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म बनी थी बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म बनी थी। और बीटा डी ग्लूकोज में कोई अंतर नहीं था, बस पहले कार्बन पर आप लोगों के पास अंतर था, बाकी कोई अंतर नहीं था। ये एच, ये ओ एच, ये आप लोगों के पास यहां पर ओ एच, यहां पर एच, ये यहां पर एच, ये यहां पर ओ एच, ये यहां पर एच, और इस प्रकार से आप लोगों के पास यहां पर ये जुड़ा हुआ था। और लास्ट में क्या था आप लोगों के पास? CH2OH। लास्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या था? CH2OH। कहने का मतलब है कि ये आप लोगों के पास यहां पर क्या था? ये बीटा डी ग्लूकोज था। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा था बेटा? बीटा डी ग्लूकोज यहां पर आप लोगों के पास था। कौन सा ग्लूकोज था बेटा? बीटा डी ग्लूकोज था। अब जरा देखिए, जो आप लोगों को अंतर दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को क्या बोलते थे आप? एनोमेरिक कार्बन। इस वाले कार्बन को क्या बोलते थे आप? एनोमेरिक कार्बन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यस, एनोमेरिक कार्बन। यानी H और OH की पोजीशन में जो भिन्नता आप लोगों को दिखाई दे रही है, H और OH की पोजीशन में जो भिन्नता आप लोगों को दिखाई दे रही है, वो आप लोगों के पास बेटा केवल और केवल एनोमेरिक कार्बन पर है। और ये एक प्रकार के, यानी मैं क्या बोल सकता हूं? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज एनोमर है। एनोमर है क्योंकि भिन्नता केवल कौन से कार्बन पर है? एनोमेरिक कार्बन पर है, बाकी कहीं भी आप लोगों को भिन्नता दिखाई नहीं दे रही है। तो जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा, वो आंसर बेटा यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को NaHCO3 के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? याद करो, ये वाला क्वेश्चन जेई 2006 का है और इसका कंसेप्ट जीओसी में करवाया है। इसका कंसेप्ट जीओसी में, इसका कंसेप्ट जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ में करवाया हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ में कराया है। इसका कंसेप्ट बेटा आप लोगों के पास कहां कराया है? जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा इसका कंसेप्ट कराया है। कहने का मतलब यहां पर क्या कंसेप्ट है आप लोगों के पास? देख लो इधर, यहां पर फटाफट से देखने की कोशिश करो कि कंसेप्ट आप लोगों के पास क्या है। सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप बात कर रहे हो, यानी आप इसकी बात कर रहे हो, SO3H। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बात कर रहे हो पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां पर बात हो रही है साहब हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल की।
किसकी बात हो रही है साहब आप लोगों के पास? पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात हो रही है। अब जरा देखो यहां पर, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, सर यहां पर है NaHCO3, सर यहां पर है NaHCO3, तो क्या बन सकता है? ये एसिड है, ये बेसिक सॉल्ट है, ये एसिड है, ये बेसिक सॉल्ट है। अरे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये रिएक्शन? बेसिक सॉल्ट। अब इधर देखो, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? सर यहां पर ये बनेगा SO3 नेगेटिव Na प्लस प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। सर यहां से भी आप लोगों के पास क्या बनेगा? O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां NO2, यहां पर H2O प्लस का CO2 यहां पर बन जाएगा, प्लस का CO2। यानी दोनों ही केस में या तो आप लोगों के पास लवण बन रहा है बेटा, यहां पर दोनों ही केस में बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? लवण। यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास क्या बन रहा है? लवण यहां पर बन रहा है। और कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है? CO2, CO2। तो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा बेटा आप लोगों के पास? डी चला जाएगा। क्या आंसर चला जाएगा बेटा आप लोगों के पास? डी ऑप्शन यहां पर चला जाएगा। चलिए, जेई 2008 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 के आधिक्य में सेलुलोज का एसिटिलीकरण किया जाता है तो सेलुलोज ट्राई एसीटेट बनता है, जिसकी संरचना आप लोगों को यहां पर बतानी है। अब आप लोग यहां पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका दिमाग घूम सकता है यहां पर, है ना? इन चारों ऑप्शन में बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या हो सकता है? आप लोगों का यहां पर दिमाग घूम सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो इधर, सबसे पहले तो एक चीज बताओ, जो ये सेलुलोज होता है ये किससे मिलकर बना होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, बस स्ट्रक्चर वाला पार्ट केमिस्ट्री है, बाकी पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है बेटा? बायोलॉजी वाला कंसेप्ट यहां पर है। जरा समझो भाई, दो टाइप के पॉलीमर आप लोगों के पास होते हैं। जैसे एक होता है आप लोगों के पास स्टार्च, है ना, और एक आप लोगों के पास है बेटा सेलुलोज। सेलुलोज, एक तो आप लोगों के पास कौन सा है बेटा? स्टार्च है, और एक आप लोगों के पास यहां पर क्या है? सेलुलोज है। देखो इधर, अगर मैं स्टार्च की बात करूं बेटा यहां पर, अगर मैं आप लोगों से यहां पर क्या बात कर रहा हूं बेटा? स्टार्च की बात कर रहा हूं, तो स्टार्च के बारे में आप लोग क्या समझोगे? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का, या ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी रहती है। अब ये मत बोलना यार, पहली ही क्लास में इनकी सबकी ट्रिकें लिखवा चुका हूं स्ट्रक्चर बनाने की, पहले ही क्लास में इन सबकी ट्रिकें लिखवा चुका हूं बेटा आप लोगों को। और वहीं अगर मैं सेलुलोज की बात करूं, तो सेलुलोज बेटा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। यानी सेलुलोज में जो आपको पहचान का तरीका रहने वाला है, जो पहचान का तरीका यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, वो रहेगा बीटा डी ग्लूकोज। और सर बीटा डी ग्लूकोज कुछ ऐसा हम लोगों को यहां पर दिखने वाला है, जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। बताओ, ये अल्फा डी बनाया था मैंने यहां पर, बीटा डी में लेफ्ट साइड में OH है, तो OH को ऊपर लगा देना, यहां पर H। अब इसमें क्या होगा?
इसमें इसमें आप लोगों के पास H OH, फिर OH H, फिर H OH, ये बीटा डी ग्लूकोज बन चुका है आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। अब यहां पर अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये वाला कार्बन फर्स्ट है, ये वाला कार्बन सेकंड है, ये वाला कार्बन थर्ड है, ये वाला कार्बन फोर्थ है, ये वाला कार्बन फिफ्थ है, ये वाला कार्बन सिक्स्थ है। और जुड़ना कौन कौन से तरीके से? 1,4, यानी एक बीटा डी ग्लूकोज की पहला कार्बन दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन, ये जुड़ेंगे कैसे? ये जुड़ेंगे कैसे बेटा? एक बीटा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन, यानी ये उपयोग में आएगा, ये उपयोग में आएगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन। OH ऊपर आ रहा है, OH आ रहा है, OH आ रहा है, OH आ रहा है। देखिए देखिए, ऊपर की तरफ OAC आ गया, ऊपर की तरफ छठे कार्बन पर OAC आ गया, छठे कार्बन पर बेटा आप लोगों के पास OAC आ रहा है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल ठीक है। ट्राई एसीटेट बनाना है ना हम लोगों को। यहां 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर एक ही है, यहां एक है, यहां एक है, गलत। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम आ रही है, डायरेक्शन सेम हो गई, गलत। ये डायरेक्शन सेम होने की वजह से गलत। अब या तो ऑप्शन हमारे पास ये है या फिर ऑप्शन हमारे पास ये है। अब जरा देखने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। यहां पर आप लोगों के पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होना चाहिए था। अब देखो यहां पर देखने की कोशिश करो आप, यहां पर देखने की कोशिश करो। ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, दिख रहा है आप लोगों को? यस। अब देखो यहां पर जरा समझने की कोशिश करो। हाँ, हाँ, हाँ। यहां पर ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। और यहां पर जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये ये यहां पर H H H आ रहा है ना, ये यानी ये दोनों यूनिट यहां पर किसकी आ गई? अल्फा डी ग्लूकोज की आ गई। किसकी आ गई? अल्फा डी ग्लूकोज की, बिल्कुल। ये दोनों क्यों गलत हो गए? क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास उसमें तो OAC OAC की डायरेक्शन सेम आ गई थी, ये वाली सेम नहीं आ सकती, सेम नहीं आ सकती, इसलिए ये ऑप्शन गलत गया। यहां पर तो एक ही में AC AC आ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। सर यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट आ गई, बहुत शानदार। जेई 2008 का दिमाग को हिला देने वाला सवाल था ये, क्योंकि एक एक चीज बारीकी से आप लोगों को स्टडी करनी थी। तो यहां पर ये अल्फा डी ग्लूकोज की वजह से गलत हो गया, जबकि यहां पर ये बीटा डी ग्लूकोज, ये आप लोगों के पास बीटा डी ग्लूकोज, ये आप लोगों के पास यहां पर बीटा डी ग्लूकोज है ना, बीटा डी बीटा डी बीटा डी ग्लूकोज यहां पर आप लोगों के पास है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आएगा वो आप लोगों के पास कौन सा आएगा? ए आएगा। खाली ये इस कंसेप्ट से यहां पर सवाल हो रहा था, ये खाली इस कंसेप्ट से। अब सेलुलोज की जगह स्टार्च हो जाता तो फिर आप अल्फा डी ग्लूकोज को देखते। चलो, जेई 2009 का क्वेश्चन है, जेई 2009 का क्वेश्चन है।
निम्न शर्करा एक्स और वाई के संबंध में सही कथन बताना है। तो देखो ये तो आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज है और ये आप लोगों के पास बीटा डी फ्रक्टोज है और ये आप लोगों के पास बीटा डी ग्लूकोज है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है। बेसिकली इसका तो नाम मुझे पता है, ये तो सुक्रोज ये तो आप लोगों के पास सुक्रोज है ना। तो X एक अपचायक शर्करा है, नहीं X एक अनपचायक शर्करा है बेटा आप लोगों के पास। X जो है आप लोगों के पास वो कौन सी शर्करा है बेटा, अनपचायक शर्करा, ये तो फिक्स हो गया। और Y एक अपचायक शर्करा है ना। सुक्रोज को छोड़कर बाकी सारी की सारी रिड्यूसिंग है, तो ये भी सही है कि ये लैक्टोज या माल्टोज में से गैलेक्टोज है ये, है ना। तो गैलेक्टोज है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, देखो गैलेक्टोज या लैक्टोज में से कुछ है, तो ये अपचायक होगा। तो बी तो स्टेटमेंट सही है। एक्स वाले में अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये इसका 1 2 3 4 5, हाँ ये है 1 2 3 4 5, हाँ तो ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें यहां पर बीटा, क्योंकि ये अल्फा फॉर्म थी ना आप लोगों के पास, ये अल्फा फॉर्म थी, तो इसका अल्फा वाला है और इसका बीटा वाला है, परंतु इसका अल्फा फॉर्म आगे की तरफ है तो ये अल्फा फॉर्म होगा। और यहां पर ये बीटा वाला है, बीटा है, ये वाला बीटा है, तो यहां पर बीटा आप लोगों के पास फॉर्म है, तो ये एकदम ठीक है। तो बी भी सही है और सी भी सही है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया आप लोगों के पास, शानदार। कुछ है नहीं इनमें, खाली स्ट्रक्चर जिसको याद होगी वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। और मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रक्चर की सारी ट्रिक इसलिए बताई थी, मुझे पता है ना कि यहां से क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आएगा और स्ट्रक्चर में आदमी गड़बड़ करेगा, और वो स्ट्रक्चर के लिए तो ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को सारी। अब आप पढ़ोगे तभी तो होगा सब कुछ, इसीलिए मुझे पता है ना कि क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां पर स्ट्रक्चर से पूछेगा वो। और स्ट्रक्चर और नाम को याद करने की ट्रिक मैंने बायोमोलिक्यूल के पहले ही लेक्चर में आप लोगों को करा दी थी, लेकिन बस कमेंट करने से फुर्सत मिले तो ना। तो बी भी आएगा और सी भी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न डाइसेकेराइड के बारे में सही कथन आप लोगों को बताना है। जेई 2010 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, निम्न डाइसेकेराइड्स के बारे में सही कथन देख लो। यहां पर ये आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज है और ये पाइरेनोज वलय है, और ये आप लोगों के पास फ्यूरेनोज वलय है, ये आप लोगों के पास फ्यूरेनोज है, 5 कार्बन की है ना, वो फ्यूरेनोज है। और ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, पाइरेनोज है, वो फ्यूरेनोज है और ये आप लोगों के पास पाइरेनोज है। तो पहला ऑप्शन की वलय ए अल्फा ग्लाइकोसाइडिक है, क्योंकि अल्फा फॉर्म है तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वलय ए अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध युक्त फ्यूरेनोज नहीं है, पाइरेनोज है। वलय बी अल्फा नहीं है क्योंकि ये तो बीटा फॉर्म है, बीटा, तो ये भी गलत हो गया। बीटा ग्लाइकोस पाइरेनोज थोड़ी ना है, फ्यूरेनोज है। लेकिन हाँ वलय ए अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाली पाइरेनोज वलय है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खाली स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, और स्ट्रक्चर की मैं बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर की ट्रिक मैं पहले ही लेक्चर में करा चुका हूं। जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है कि ये डी ग्लूकोज की संरचना आप लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज दे रखा है, और पूछा गया है कि एल ग्लूकोज की संरचना आप लोगों को बतानी है। यहां पर क्या बताना है आप लोगों को, एल ग्लूकोज की संरचना बतानी है। तो एल ग्लूकोज की संरचना कैसे बता सकते हो आप, यहां पर बताओ जल्दी से भाई, इसका मिरर इमेज बना दो ना, पढ़ाया तो था। अब ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का थोड़ी ना हुआ, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के पास समावयवता का हो गया, ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का नहीं रहा है, ये क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या रहा है बेटा,
ये क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास समावयवता का रहा है। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास डी और एल की बात करूं तो CHO यहां पर आप लोगों के पास CH2OH हो गया। यहां पर क्या हो गया बेटा, आप लोगों के पास CH2OH हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, 1 2 3 4, बस अपोजिट कर दो यहां पर। कहने का मतलब है यहां पर आप करोगे, लेफ्ट साइड में H था, OH कर दो, यहां पर H करो, यहां पर OH OH H H, यह आप लोगों ने यहां पर क्या बना दिया, L ग्लूकोज बना दिया। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, L ग्लूकोज यहां पर बन गया। अब अगर मैं L ग्लूकोज की यहां पर बात कर दूं, अगर मैं यहां L ग्लूकोज की बात करूं तो L ग्लूकोज यहां पर कैसा बनेगा, जरा देखो, एक D है एक L है, चेक कर लो। हलवा क्वेश्चन, ये एडवांस का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब, हलवा क्वेश्चन आप लोगों के पास था यहां पर। सर अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, जेई एडवांस 2018 का यहां पर क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2018 का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि डी ग्लूकोज का फिशर प्रस्तुतिकरण नीचे दिखाया गया है ना, और बीटा एल ग्लूको की सही संरचना। ये डी ग्लूकोज है, इसका एल ग्लूकोज बनाओ क्या था, CH2OH 4, यहां OH, यहां H, OH OH H OH H H, यह आप लोगों के पास बन गया बेटा एल ग्लूकोज। अब इसकी हार्वर्थ संरचना आप लोगों को बनानी है। ध्यान से देखना, यहां सारे के सारे उल्टे किए हुए हैं, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर उल्टी करी हुई है आप लोगों की, ये सीधी है और ये उल्टी है, उल्टी है। यानी अगर आप यहां से ये वाली स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोच रहे हो ना, देखो धरती पुत्रों, इस एल ग्लूकोज की हावर्थ तो 1 2 3 4 5 6, तो ये दान करेगा ये, तो यहां पर जो हावर्थ स्ट्रक्चर बनेगी ना वो ऐसी बनेगी। यहां पर जो हावर्थ स्ट्रक्चर बनेगी वो उल्टी बना रखी है, वो उल्टी बना रखी है बेटा, ये स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर। यस, आ जाओ इधर, चलो आओ। अब ये वाला यहां पर 1 1 1, बीटा बनानी है, बीटा बीटा, हाँ बीटा, तो बीटा में तो क्या रहेगा, OH नीचे रहेगा ना, हाँ। अब सेकंड वाले पर OH है, H, थर्ड वाले पर H OH, फोर्थ वाले पर OH H, फिफ्थ वाले पर नीचे CH2OH और H, ये है। ये आप लोगों के पास बन गई बेटा, यहां पर किसकी स्ट्रक्चर बन गई, एल बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर यहां पर बन गई है। अरे बोलो यार, तो यहां पर आप चेक करोगे ना सारे ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में चेक करो, पोजीशन चेक करना खाली, H और OH की पोजीशन कहां पर आप लोगों को दिख रही है ऐसी, तो केवल और केवल ऑप्शन डी में दिख रही है आप लोगों को। ऐसे मैंने कहा ना कि क्वेश्चन ही स्ट्रक्चर से आएगा। जो पहला और दूसरा लेक्चर में मैंने आप लोगों को ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन करा रखी है और केमिकल स्ट्रक्चर की ट्रिक लिखवा रखी है, अगर आपको वो आगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये देख लो AIEEE के हैं, है ना, AIEEE के क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल है, ये आप लोगों को देखने रहेंगे, ये खाली आप देख लेना यहां पर, है ना। ये मेरे को भी आती नहीं है बायोलॉजी,
ये मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, मैं देखकर ही बताऊंगा। देखो ये मैंने ये निकाल रखे हैं पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू निकाले हुए हैं बेटा मैंने, क्योंकि बायोलॉजी का ये डीएनए आरएनए वाला आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो मैं खाली इसके ऑप्शन आप लोगों को टिक करा सकता हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार देख लेना इसको, है ना। ये बायोलॉजिकल पोर्शन है, ये आपको 10th क्लास में आता होगा। सेलुलोज के पूर्ण, ये मैं बता सकता हूं, सेलुलोज के पूर्ण चलक गठन से क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बनेगा आप लोगों के पास। अब यहां नहीं दिया हुआ है तो यही लगाना पड़ेगा। डीएनए की द्विकुंडलीनी, ये बायोलॉजिकल है। जैविक तंत्र में उपसह संयोजक यौगिक का अत्यंत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, ये बायोलॉजी। कौन सा आरएनए में है किंतु डीएनए में नहीं है, बायोलॉजी। इंसुलिन का उत्पाद, इसकी क्रिया मानव शरीर में, बायोलॉजी। ये 10th क्लास की चीजें हैं बेसिकली, लेकिन जेई वाले मजे ले लेते हैं। ये एंजाइम वाला पोर्शन, डीएनए आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर होते हैं बेटा, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आप लोगों के पास कैसे होते हैं लाला साहेब, एनोमर होते हैं। तो यहां पर जो आंसर बेटा आप लोगों के पास जाएगा, वो आंसर यहां पर कौन सा जाएगा बेटा, बी। अगला सवाल, प्रारूपिक कार्बोहाइड्रेट में दो आप लोगों के पास क्रियात्मक समूह होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, और साथ में आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, एल्कोहल होगा। बोलो यार यस। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। मोलिश जांच, मोलिश जांच किसके लिए करी जाती है बेटा, तो ये एक तरीके का टेस्ट है जो आप लोगों को मैंने लिखवा दिया है। मोलिश जांच बेसिकली आप लोगों के पास शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करी जाती है। एकदम थ्योरेटिकल ऑप्शंस हैं। ये अमीनो एसिड्स के एक बार देख लेना, ये प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से पढ़ लेना ये सारी चीजें, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में एटीपी के 6 अणु आएंगे। जेई मेंस में बायोलॉजी के टॉपिक मजे लेने के लिए पूछ लिया, कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता। ये बायोलॉजिकल चीजें हैं बेटा, इसमें डीएनए आरएनए में कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा मैं। थायोल ग्रुप किस में होता है, अमीनो एसिड्स की लिस्ट देख लेना। जलीय केओएच विलयन में निम्न में से कौन सा यौगिक एक अपचायक शर्करा के रूप में आप लोगों के पास है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग है बेटा आप लोगों के पास, और रिड्यूसिंग यहां पर कौन सा रहेगा बेटा आप लोगों के पास, रिड्यूसिंग कौन सा रहेगा जिसमें आप लोगों के पास एल्कोहलिक या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होंगे। तो यहां पर आप ओसीओ ग्रुप देख पा रहे हो, तो अपचायक शर्करा के रूप में जो व्यवहार करेगा वो ये वाला होगा। ग्लूकोज को एचआई के साथ करने पर एन हेक्सेन बनता है, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, वन हेक्सीन नहीं, एन हेक्सेन। तो ये आप लोगों के पास पूरे के पूरे पीवाईक्यू यहां पर हो गए बेटा। अब अच्छे से पढ़ाई करना, अपना 7 ऑर्गेनिक का यहीं तक की था, लेकिन मैं आप लोगों को दिल से दुआ देता हूं बेटा, जैसा भी रहा, कभी आपने नाराजगी दिखाई, कभी मैंने नाराजगी दिखाई, लेकिन मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। आप लोगों का साथ मुझे सबसे प्यारा रहा, और मुझे इतना प्यार आप लोगों ने दिया ना कि मेरा दिल गदगद हो गया बेटा, है ना। जितना प्यार मुझे आप लोगों की तरफ से मिला है, मेरा दिल बहुत गदगद हो गया। और मैं हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मास्टर को आपके इस बैच में आने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया। और हमारी दोस्ती बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बैच तक ही है, हमारी दोस्ती बेटा जीवन पर्यंत के लिए चलेगी बेटा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपके दिल में और आप हमारे दिल में रहेंगे, है ना। हमारी दोस्ती हमेशा के लिए बेटा यहां पर चलती रहेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, मैं रिवीजन कराने भी आऊंगा। देखो ऐसा होता है कि टीचर हमेशा रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट वालों से कि सर मुझे बच्चों को और पढ़ाने दिया जाए, पर एक टाइम टेबल फिक्स होता है।
आप लोगों को लगता होगा कि कई बार टीचर फास्ट पढ़ा देता है किसी टॉपिक को, तो उसके पीछे की भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देना होता है, टाइम टेबल फिक्स होता है, तो हमारी मजबूरी है। अगर आप लोग हमें खुले हाथ से छोड़ दो कि आप पढ़ाओ आपको जो पढ़ाना है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे साल भर भी पढ़ा सकते हैं बेटा, इतना कंटेंट है हमारे पास। लेकिन मैनेजमेंट की साइड से जब हमें पूरी आजादी दी जाएगी ना, तो ही तो हम पढ़ा पाएंगे। लेकिन जितना आप लोगों को सफिशियंट है, हम आप लोग को उतना पढ़ा देते हैं बेटा, कोई टेंशन वाली बात यहां पर आप लोगों के लिए नहीं है। जितना आपके एग्जाम में बेटा आने वाला है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़ा दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, हर चीज का एक समय होता है, एक सीमा होती है, तो उसी सीमा में रहते हुए बेटा काम करना पड़ता है ना। तो इसी के लिए बेटा अब हमारा साथ यहीं पर समाप्त होता है ना। जब तक रिवीजन की क्लासेस नहीं लगती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट वालों से कि आपकी रिवीजन की क्लास जल्दी से जल्दी ये लगवा दें, ताकि हम दोबारा से मिल सकें। थोड़े दिनों का रेस्ट रहेगा, 5-7 दिन का, उसके बाद हम लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो फिर हम मिलेंगे। बाकी ऑर्गेनिक का चार्ट मैं आप लोगों को, आज तो ऑपरेटर आई नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार। और कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा करते